आज की सेशन में हम लोग संगीत के ऐतिहासिक के बारे में जानेंगे। आखिर संगीत की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुआ और इनकी कुछ प्रदर्शनकारी कलाओं भी हैं, इनके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। एक एक बातों को हमने आप लोग के मेहनत के लिए, या तो जो पीजी में हैं, या तो जो छात्र छात्राएं बीए कर रहे हैं, या तो इंटर के छात्र हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए समय को न गवाते हुए आपकी विषयों पर बात किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सांस्कृतिक इतिहास एक रूपरेखा प्रदर्शनकारी कलाओं का विशेष संदर्भ। मतलब ये भारत में जो सांस्कृतिक इतिहास आया और इस पर किस प्रकार से लोग कला दिखाया गया, जरा इस पर चर्चा हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। भारत का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत प्राचीन है। कैसा है ये? कैसा है? अत्यंत प्राचीन है। तो ये भारत का सांस्कृतिक इतिहास जो है अत्यंत क्या है? प्राचीन है, बहुस्तरीय और समन्वयवादी रहा है। यहाँ की सभ्यता की जड़ें हजारों वर्षों पूर्व सिंधु सभ्यता तक जाती है, जहाँ कला, संगीत, नृत्य, नाट्य और धार्मिक अनुष्ठानों के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आप सिंधु सभ्यता में अपने क्लास में कभी शिक्षक वगैरह क्लास में पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आप लोग ने वहां पर देखा होगा बहुत सारे मूर्ति छूट गई है, टूटा फूटा मूर्ति है, तांबे की मूर्ति, सभी सब मिला था। आप सुने होंगे या पढ़े होंगे। भारतीय संस्कृति की विशेष यह है कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों को संतुलित प्रभाव बना रहता है। वैदिक युग से आधुनिक काल तक, वैदिक युग से कहां तक की बात हो रही है बाबू? आधुनिक काल तक की सांस्कृतिक परंपराएं अनेक सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, आर्थिक और कलात्मक परिवर्तन से गुजरती हुई सशक्त और बहुआयामी रूप से विकसित होता गया। आप लोग देखे थे वैदिक युग में जो और आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आगे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक समग्र रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। बात सही है। देखते हैं भारतीय संस्कृति इतिहास जो पहले था, बहुत सारे सामानों की, कलाओं की कमी जो था उसको लोगों ने प्रदर्शन करके दिखाया, जिसमें विशेष रूप से प्रदर्शनकारी कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, नाट्य, लोकनाट्य, अन्य जीवंत कलाओं को ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व पर वह प्रकाश डाला है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की ऐतिहासिक नींव। भारतीय संस्कृति का क्या है जी? ऐतिहासिक नींव। देखते हैं आप लोग, बहुत सारे पहले से बातों सब निकल के आए, वह कौन कौन से बातें थे जरा सुनो। सिंधु सभ्यता में, भारत में सांस्कृतिक इतिहास की प्रारंभिक झलक सिंधु सभ्यता में दिखाई देती है। कहाँ पर जी? भारत के सांस्कृतिक इतिहास का जो है प्रारंभिक झलक कहाँ पर दिखाई देती है? सिंधु सभ्यता में। कहाँ पर? जोर से बोलो, कहाँ पर दिखाई देती है? सिंधु सभ्यता में दिखाई देते हैं। जो मोहनजोदड़ो की, कहाँ की? मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई युवती की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई युवती की एक प्रतिमा मिला था, इसका प्रमाण है। उस समय नृत्य एक विकसित कला थी। नृत्य क्या था जी? एक विकसित कला था। मूरों, मूर्तियों और सभ्यता के अवशेषों से अनुमान मिलता है कि धार्मिक अनुष्ठानों, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, सामूहिक नृत्य, संगीत की परंपरा समाज में रची बसी थी। ठीक है, यह आपको सिंधु सभ्यता से निकल के आई। अब बात करते हैं हम लोग वैदिक युग में। वैदिक युग में साहित्य में सामगान, वैदिक साहित्य में कौन था जी? सामगान, ऋचाओं के मंगल पाठ, उच्चारण, स्वरों और लय का उल्लेख मिलता है। मतलब वैदिक युग में जब हम लोग आए तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है, जब वैदिक युग जो था उसमें सामगान हुआ, ऋचाओं के जो है सो मंगल पाठ का काम हुआ, नहीं उच्चारण हुआ, स्वरों का, लयों का उल्लेख मिलता है। सामवेद, वेद 4 है, याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिसमें से सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भारतीय संगीत का जनक पूछेगा कौन सी वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यज्ञ अनुष्ठानों में मंत्रों उच्चारण, नृत्य गान, वाद्य यंत्रों का प्रयोग और नाटकीयता विद्यमान थी। यह काल भारतीय प्रदर्शन कलाओं के आध्यात्मिक और वैदिक आधार को स्थापित करता है। आगे क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल। कौन सी काल की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक महाकाव्य और पुराण युग के बारे में। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य और पुराण युग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तथा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में भी महाकाव्यों में संगीत, नृत्य, संगीत, युद्ध नृत्य, गीत काव्य, उत्सवों, लोक नाट्य और समाज मनोरंजन के रूप में अनेक वर्णन मिलते हैं। पुराणों में अवतार कथाएं, कथावाचन, कीर्तन, भजन, नाट्य की विविध शैली को उल्लिखित है। इस प्रकार प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, नृत्य कला के समन्वय से विकसित हुई थी। और इस प्रकार से भारतीय प्राचीन काल में देखे थे हम लोग, तो ये कीर्तन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को जागृत करके विकास किया गया था। अब है नाट्य और नृत्य के भारतीय परंपराएं। ठीक है, नाट्य में जो था परंपराएं, भारतीय परंपरा को समझो। नाट्य शास्त्र और भारतीय प्रदर्शन कलाओं का शास्त्रीय आधार। भारत की सांस्कृतिक विरासत में भरत मुनि, क्या था जी? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का क्या था? मतलब नाट्य शास्त्र जो था वह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक यह लगातार लगभग लिखने में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो था एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जो विश्व का सर्वप्रथम और सर्वाधिक परिपूर्ण नाट्य विज्ञान माना था। विश्व का, किसका जी? विश्व का सर्वप्रथम और सर्वाधिक परिपूर्ण नाट्य विज्ञान माना जाता है। किसको? वह नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र आपको वह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में क्या क्या मिलता है? मिलता है अभिनय, संगीति, नृत्य, है ना। अगले पेज में फिर देखते हैं हम लोग। वाद, क्या है? वाद, रसायन, रंगमंच विन्यास आदि का अद्भुत सैद्धांतिक प्रतिपादन मिलता है। रस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? रस सिद्धांत भारतीय कला की आत्मा है। पूछेगा भारतीय कला की आत्मा किसको कहा गया है? तो रस सिद्धांत को। किसको कहा गया है? रस सिद्धांत को क्या कहा गया है? भारतीय कला की आत्मा, जिसमें कहा गया है कि कला का मुख्य उद्देश्य दर्शक में भावों को अनुमति करना, है ना। कला का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? उद्देश्य क्या? दर्शक में, दर्शक का मतलब जो देखने वाला है ना, देखने वाला में भाव अनुभूति करना। नहीं किसी हम मूवी को देखकर या कोई ऐसे चीजों को देखकर हम लोग फिल्म मूवी को देखते देखते रोने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं को देखे होंगे, उसके जो रोने लगती है, उसके भाव में क्या हो गया? प्रकट हो गया उसमें, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अपने पर लेके देखा। इसलिए ये जो उद्देश्य रहता है, जो आप जो कुछ भी दिखाते उससे कुछ न कुछ लोगों को सीख मिले। साहित्य नृत्य की पद्धति क्या थी जरा उसको समझो। भारत में शास्त्रीय नृत्य में केवल मनोरंजन नहीं आते हैं, बल्कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक साधना का भी रूप है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में लोक परंपराओं, शास्त्रीय और तत्वों को समन्वय विविध नृत्य को शैलियों की विकसित हुई है। जैसे आप देखने के लिए मिलेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वह कहाँ की है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये नृत्य है वहाँ का। पूछेगा भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है ना? तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? भरतनाट्यम जो नृत्य है वह आपको जो है वह तमिलनाडु का है। उत्तर भारत का जो नृत्य है उसको हम लोग कथक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत की नृत्य को क्या कहते हैं? कथक। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम जो बात करेंगे वह केरल का है। कुचिपुड़ी जो पूछेगा कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा का जो है, उड़ीसी जो है वह उड़ीसा का नृत्य है।
मणिपुरी का नृत्य जो है मणिपुर है। मणिपुरी का नृत्य क्या है? मणिपुर। और जो है एक आता है आपको संस्कृतन, संस्कृतक मतलब यक्षगान, वह कहाँ का नृत्य है? तो कर्नाटक का है। कहाँ का नृत्य है ये? कर्नाटक का। तो बोलो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है ना। उत्तर भारत कथक जो है कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत की। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल की है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ओडिसी जो है उड़ीसा का। मणिपुर का जो है मणिपुरी जो है मणिपुर का है। और संकीर्तन यक्षगान कर्नाटक का है। इन सभी नृत्य शैलियों में मुद्रा, भाव, ताल, पद संचालन और वेशभूषा को उत्कृष्ट संयोजन मिलता है। और सभी जगह के जो नृत्य अभी हम लोग देखे, तमिल का, उत्तर भारत का, सभी में क्या देखे थे? वहाँ का वेशभूषा अलग होता है। सभी जगह का नाच में कपड़ा, वहाँ का तकनीकी नियम निष्ठा अलग होता है नृत्य का करने का। अब प्राचीन रंगमंच का और नाट्य परंपराएं कहता है अश्वघोष के, कहाँ के? अश्वघोष, संद्रानंदन, भास, कालिदास, भवभूति जैसे सांस्कृतिक नाटककारों ने भारतीय नाट्य परंपरा में समृद्धि किया। कालिदास का अभिवादन शकुंतलम लिखा गया है। कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया है? अभिज्ञान बोलो अभिज्ञान शाकुंतलम। ये विश्व नाट्य साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा जाता है। पूछेगा विश्व नाट्य साहित्य के अमूल्य धरोहर किसको कहा जाता है? तो वह कालिदास का एक लिखा गया किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब भारतीय संस्कृत परंपरा का विकास और विविधता के बारे में हम लोग जरा समझने के प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत का धरोहर कहाँ से है? हम लोग जो करते हैं देखते हैं शास्त्रीय संगीत भी होता है, लोक संगीत भी होता नहीं। भारतीय संस्कृति का मूल जो है संगीत, भारत का जो है, भारत का कहाँ का? भारत का बात करेंगे तो भारतीय संगीत का मूल जो है वह सामवेद से, सबसे पहले भारत में सामवेद से ही आपको जो है संगीत की उत्पत्ति माना गया है। परंतु इसे व्यवस्थित रूप से भरत ने नाट्य शास्त्र और बाद में संगीत रत्नाकार सारंगदेव ने समझा गया है। मतलब सामवेद पहला है, इसके बाद आपको नाट्य भरत जी के द्वारा एक नाट्य शास्त्र लिखा गया और उसके बाद एक संगीत रत्नाकार लिखा गया और वह संगीत रत्नाकार सारंगदेव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सारंगदेव ने समझाया गया है। समय के साथ संगीत को दो मुख्य परंपराओं में विभाजित किया गया। संगीत को कितने भागों में? दो भागों में परंपराओं में विभाजित किया गया। एक था हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा था कर्नाटकी संगीत। कौन कौन संगीत था बोलो? एक था हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कौन था? कर्नाटक संगीत था। दोनों की जड़ें समान होते हुए भी क्षेत्रीय रंग, शैली, वाद्य परंपराओं के कारण भिन्न और राग रागनियों की परिकल्पना, ताल परानी, गायन शैली ऐसे ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, कृति आदि भारतीय संगीत की स्मृति में अलग अलग, मतलब ये दोनों जड़ एक ही है, लेकिन ये सब जो है कुछ रंगमंच ऐसे था जो अलग अलग दिखाया जाता था। वाद्य यंत्रों का विकास करता है, जैसे बीना, मृदंग, शंख, डमरू, बांसुरी जैसे प्राचीन वाद्य यंत्रों से लेकर सितार, तबला, सारंगी, संतूर, पखावज तक भारतीय संगीत ने ध्वनि की अद्भुत विविधता को विकसित किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाद्य यंत्रों का बहुत देखते हैं, हम शंख बजाते हैं, मृदंग देखता है, बीना किस प्रकार से, डमरू सब लोक कलाएं और लोक नाट्य भारतीय संस्कृति की जन आत्मा है। लोक कलाएं क्या है? ये लोक नाट्य और भारतीय संस्कृति का यह क्या है? जन आत्मा है। तो अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के अध्ययन में प्रदर्शनकारी लोक कलाओं का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये कलाएं जनता के जीवन, भावनाओं और संघर्षों, उत्सवों और आस्थाओं से सीधे जुड़े होती है ना। हम लोग जो देखते हैं कोई चीज को, ये सब क्या होता है जी? संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो वो प्रदर्शनकारी तो है, लेकिन लोक कला का जो महत्व बहुत अधिक है नहीं, उससे लोगों को कला के माध्यम से ये चीज बहुत अत्यधिक समझ में आता है। रामायण क्या है? रामायण को हर व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन रामायण में जो एक बना के जो दिया है मूवी टाइप पर बना के, तो लोग उसको देखता है कि नहीं देखता है ना। तो ये कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ, रामलीला जो है वह
उत्तर भारत में है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये रामलीला जी? ये रामलीला जो है उत्तर भारत की प्रसिद्ध जो है आपको नाट्य कला है। दूसरा जो शैली है आपका रासलीला, ये भी उत्तर भारत का ही है। कहाँ का है रासलीला? उत्तर भारत का है। नटंकी ये उत्तर प्रदेश का, नटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। यक्षगान ये कहाँ का जो है नाट्य शैली है? तो ये जो है कर्नाटक का है ना। थीयम, थीयम जो है कहाँ का जो है नाट्य कला है? वह केरल का है। कहाँ का है? केरल का। यात्रा, यात्रा कहाँ का लोक कला है? तो वह बंगाल का। कहाँ का है यात्रा? बंगाल का। भय, भय जो है गुजरात का है। भय कहाँ का लोक नाट्य है ना? गुजरात का। तमाशा कहाँ का लोक नाट्य है? तो वह महाराष्ट्र का। छऊ झारखंड और उड़ीसा का है। कहाँ का है छऊ? झारखंड का। पूछेगा लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन है? रामलीला जो उत्तर भारत का है, रासलीला ये भी उत्तर भारत का है, नटंकी उत्तर प्रदेश का है, यक्षगान जो है आपको कर्नाटक का है, थीयम केरल का है, जतरा बंगाल का, भय गुजरात की, तमाशा महाराष्ट्र का, छऊ जो है झारखंड और उड़ीसा का जो है ये लोक नाट्य प्रमुख शैलियाँ है। अब बात करेंगे इन लोक नाट्य में संगीत, नृत्य, संवाद, पोशाक, मुखौटा विनाश और सामूहिक अभिनय का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लोक संगीत और लोक नृत्य का जीवंत परंपरा के बारे में जरा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है भारत के प्रत्येक राज्य में लोक संगीत और लोक नृत्य की विशिष्ट परंपराएं है, जैसे भोजपुरी लोकगीत, अल्लाह, बिरहा, भटियाली, बाव, लावनी, गरमा, घूमर, कर्मा, जट जटिन, विद्यापत नाच, डोमकच आदियों कलाएं ये सामाजिक शैली की धड़कन है। हमारी इन्हीं माध्यमों से सांस्कृतिक और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हम लोग भी देखे इससे पहले कैसे लोग रामलीला किया करते थे, अनेक नाटकीय करके लोगों को प्रदर्शन करके है ना देखने में रंगमंच थोड़ा अच्छा लगता था। अब मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में जो है सूफी भक्ति और सांस्कृतिक सावन है। भारतीय संस्कृति का मध्यकाल प्रदर्शन कलाओं के लिए अत्यंत समृद्धि कला काल माना जाता है। सूफी परंपरा में सूफी प्रभाव जो था उस समय में कौन क्या क्या आया था उसको जरा समझो। जैसे कव्वाली, सूफियाना कलाम, दरगाहों में संगीत साधन जैसी परंपराएं ने भारतीय संगीत को नई दिशा दी थी। अब भक्ति आंदोलन, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी नानक आदि संतों ने संगीत के अत्यधिक अनुभव का माध्यम बनाया। भक्ति आंदोलन के कारण कीर्तन, भजन, प्रभात फेरी, गवैया की परंपरा अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस काल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संबंध अनेक नई कलाओं का उद्भव हुआ। अब बात करेंगे आधुनिक कला। कौन सी कला? आधुनिक कला। आधुनिक कला में पूर्ण जागरण, राष्ट्रवाद और प्रदर्शनकारी का कला अतः सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। 19वीं सदी में भारतीय समाज में पूर्ण जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कला, साहित्य, संगीत पुनः संगठित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, उस्ताद अलाउद्दीन खान, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जैसे कलाकार ने भारतीय प्रदर्शन कलाओं की नई ऊंचाई एक नई प्रदान किया था। अब राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रदर्शन कलाएं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नाटक, गीत, लोक धुने, भजन, नृत्य, नाटिकाएं, कविताएं जनता में जागृत और एकता लाने के माध्यम बने। वंदे मातरम, जनगण मनगण, झूलेलाल जैसे रचनाएं सांस्कृतिक चेतना का आधार बन गया। स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक और संस्थानों की भूमिका है ना। स्वतंत्र भारत में संगीत के लिए बहुत सारे जगह संस्थान भी बनाए गए। जैसे स्वतंत्र भारत में संगीत नाटक अकादमी बनाया गया। स्वतंत्र जब हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, इसके बाद ललित कला अकादमी, भारतीय नृत्य शास्त्र संस्थान, कथक केंद्र, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट,
सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं में अकादमी ने प्रदर्शन कलाओं का संरक्षित और संवर्धित किया। सिनेमा, दूरदर्शन से आगमन से भारतीय प्रदर्शन कलाओं में वैश्विक पहचान इस प्रकार से लोगों को मिला। अब बात करेंगे हम लोग भारत की समकालीन प्रदर्शन कलाएं और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। आज की वैश्वीकृत दुनिया में भारतीय प्रदर्शन कलाएं में केवल परंपरा में सजो रही है, बल्कि आधुनिक प्रयोगों में सभी स्वयं को नया रूप दे रही है। जैसे फ्यूजन संगीत है ना, वही है, उसी को सजा के अलग कर दिया। नहीं, फ्यूजन संगीत, समकालीन नृत्य, थिएटर प्रयोग, डिजिटल मंच, फिल्म संगीत और नाट्य में प्रदर्शन कलाओं को नए आयाम प्रदान किए जाते हैं। आज वही नाच डांस को क्या कर दिया, थिएटर नाम रख दिया। नहीं, भारतीय कलाकार विश्व के सभागारों में सांस्कृतिक मंचों पर भारतीय कला की गरिमा स्थापित कर रहे हैं। अतः भारत की सांस्कृतिक इतिहास का विशाल और बहुआयामी गाथा है, जिसे प्रदर्शन कलाएं, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक शैलियों कृत्य भूमिका निभाती है। ये कलाएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आध्यात्मिक भाव, विश्व सांस्कृतिक चेतना, सामूहिक स्मृति के भी वाहक है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक भारतीय प्रदर्शन कलाएं सतत विकास, परिवर्तन और नवचारा की मार्ग करती है। यही कारण है कि भारतीय सांस्कृतिक पहचान आज भी जीवंत और गतिशील विविध रूप से परिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति की यह यात्रा हमें यह बताती है कि भारत में केवल राष्ट्र नहीं, बल्कि सतत प्रभावित होने वाली सांस्कृतिक परंपरा है, जो साहित्य, कला, साहित्य, दर्शन, सौंदर्य के माध्यम से मानवता को जोड़ने का यह कार्य करता है। यहीं तक करते समाप्त। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अभी सभी संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते, तब तक आप पढ़िए। धन्यवाद।